चलिए रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस। हाँ ये आपने देखा था, मैंने आपको जो रिकॉर्डिंग भेजी थी है ना, और फॉर्मूले का सेट भी आप दोनों लोग ले लीजिए, ऑनलाइन तो मैंने सेंड कर दिए थे है ना। ये फॉर्मूले का सेट है, एक बार आप देखो अच्छे से, फिर मैं कोई इन्हीं क्वेश्चन पे आने वाला हूँ। ठीक ठीक, मैं पूरा समझाऊंगा उसको है ना, फॉर्मूले याद कर लो, बाकी मैं समझाऊंगा आपको। हाँ जी आरव, आपको क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर है मेरी? यस सर। तो 1 की जगह क्या लिख दिया मैंने, 10π/4 प्लस 10x/2, 1 माइनस, और देखो मल्टीप्लाई में तो 1 लिख सकते हैं, और 1 को क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर 10π/4 और 10x/2। अब मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी आपको, अगर आइडेंटिटीज याद है। यस सर, 10a + आइडेंटिटी 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, यानी कि 10a + b, यानी कि π/4 प्लस x/2, 10 वर्ड से 10 कैंसिल हो जाता है, तो आंसर क्या आ गया, π/4 प्लस x/2। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ये है। आरो आपको क्लियर है? यस सर। चलिए मैं 2 मिनट और लूंगा बस जरा आपका। पहले बताओ ये जो क्वेश्चन वाला और तो हो नहीं गया हुआ था, सेकंड वाला मैंने कर लिया था, है ना। तो इसमें हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूँ, प्रॉपर्टी आप भी लगा कर सकते हो है ना। 2 प्रॉपर्टी लग रही है। 2 यस tan सर। इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। दोनों में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, दो आइडेंटिटी बहुत सिमिलर होती हैं। तो इसमें Yes. पहले ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, और फिर दोबारा जो आइडेंटिटी लगेगी ना इसके अंदर, वो फिर लगेगी सर tan वो हो इनवर्स जाएगी x प्लस का सर, tan जिसमें इनवर्स a y प्लस बी अपॉन 1 इक्वल टू माइनस tan इनवर्स में क्या बनेगा, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी लगाओगे ना, ये आपका आंसर सीधे दिखाई दे जाएगा। बढ़िया। यस सर हो गया सर। चलिए, और कोई दिक्कत है आप मेरे को भेज देना, मैं क्लास के एंड में दे दूंगा है ना। सर अभी थोड़ी सी और दिक्कत है तो सर मैं क्लास के एंड में पूछूंगा। चलिए क्लास के एंड में आपसे डिस्कस कर लेंगे है ना। पहले ये हम पहले हटा दूं, आपको बताऊं, ये क्लियर है आपको? यस सर। यस। चलिए मैं उसको हटा रहा हूँ, और फिर क्लास के एंड में आपके संग जो भी आपकी दिक्कत। अच्छा, इसमें cos x को लिखा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ये आप जानते नहीं जानते? नहीं। चलिए उसके लिए थोड़ा सा आपको 11th का रिवाइज कराना पड़ेगा। cos 2x की एक आइडेंटिटी होती है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, कुछ याद आया? तो इसी से एक आइडेंटिटी क्या बन जाती है, cos x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। इसको हाफ एंगल फॉर्मूले कहते हैं है ना। तो ये भी वही है, ये भी वही चीज है। 2x है तो x बनेगा, तो x है तो x/2 बन जाएगा है ना। ऐसे ही sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। तो sin x की जगह क्या लगा दिया, 2 sin x/2 cos x/2। फिर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस b इंटू a माइनस b, और 1 की जगह क्या लगा दिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। क्यों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर। इससे पूरा एक बार स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचा यहाँ पर, ये चीज है ना। यहाँ से क्या लिया मैंने, cos x/2 कॉमन। जब कॉमन आ गया तो क्या हो गया, 1 प्लस tan x/2 है ना, cos x/2 डिवीजन में चला गया। यहाँ से भी cos x/2 कॉमन लिया, यहाँ तो 1 बन गया, यहाँ डिवीजन जाने की वजह से क्या बन गया, tan x/2। इस 1 की जगह क्या लगाया मैंने, 10π/4 इस 1 की जगह पर। इससे 1 की जगह नहीं, ध्यान रखना, इंटू 1 कर सकते हैं कहीं पर भी है ना, 1 की मल्टीप्लाई में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। तो इस 1 की जगह क्या लगाया, 10π/4। क्यों, ये फिर 11th की आइडेंटिटी बन गई, कौन सी, tan a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस tan a 10b, tan a प्लस b की आइडेंटिटी होती है। tan इनवर्स से बाहर tan है, कोई और चीज नहीं है, यानी कि आपस में कट के ये सिंपलेस्ट हो गई। ठीक है, चलिए मैं हटा रहा हूँ इसको, और अपने वापस आते हैं हम डिफरेंशिएबिलिटी। फॉर्मूले के सेट यहाँ पर आप दोनों को मैंने दे दिए हैं, ऑनलाइन मैंने पहले शेयर कर दिए थे। फॉर्मूले कोई भी चैप्टर हो बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, जब भी देखो हम समझा सकते हैं, जब भी आप अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी रूल हो जब भी समझाएगा, जब बेसिक्स उसके फॉर्मूले तो याद हो आपको, तो आपको याद होने चाहिए। हाँ, मैं आप क्वेश्चंस पहले बताओ, आप अपनी चॉइस पर पूछना चाहो तो बताओ, मैं एक एक क्वेश्चन का जो भी चेंज रूल है सारा समझा दूंगा आपको है ना। तो वैसे आप पहले अपनी चॉइस से पूछ लो, फिर क्वेश्चन नंबर 6 से एक पूछना चाहते हैं पिछली क्लास। पहले बताओ कहाँ तक कराए थे, कुछ याद है? मुझे ध्यान है 7 तक हो गया था। चलिए कोई बात नहीं है ना, दो भी दिक्कत है रुक जाना है ना, रुक जाना, एंड में करा देंगे। आज जैसे इनका है तो इनके बाद करा देंगे, इनका पेपर है और आपका, तो किसी भी दिन रुक सकते हो, आज होगा तो आज ही करा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे, कोई भी दिक्कत है बस 10 मिनट रुक जाना। cos x क्यूब और यहाँ पर है sin स्क्वायर और x की पावर 5। हाँ जी, क्या लगना है इसके अंदर, कौन सा बेसिक रूल से इसका डिफरेंशियल होगा, ध्यान रखना। इसके अंदर बेसिक रूल कौन सा लगेगा, सबसे पहले प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, याद है प्रोडक्ट रूल। अब जरा बहुत अच्छे से समझना है ना, एक बार देख लेना तो फिर जल्दी समझ जाओगे।
लिख बाद में लेना फर्स्ट एज इट इज। डिफरेंशियल में चेन रूल क्या होता है, पहले पावर का डिफरेंशियल होता है, यानी कि मैं इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकता हूँ साइन एक्स की पावर 5 है ना, और होल स्क्वायर, बात एक ही है, ये और ये एक ही बात है, ये स्क्वायर है साइन स्क्वायर लिख दो या साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख दो, बात एक ही है। चेन रूल क्या काम करता है, पहले पावर का डिफरेंशियल होता है, पावर का डिफरेंशियल होगा तो क्या बन जाएगा 2 sin x 5 और पावर एक कम हो जाएगी, 2 - 1 क्या हो गया 1 बन गया, पहले काम करेंगे। पावर के बाद साइन का होगा है ना, साइन का डिफरेंशियल क्या होगा cos x 5 इंटू पावर का हुआ फिर साइन का हो गया, मगर एंगल का नहीं हुआ अभी तक, एंगल का क्या होगा 5x4 कैसे आएगा। अब उसके लिए आपको जानना हुआ कि x की पावर n का जो डिफरेंशियल होता है वो n x की पावर n - 1 होता है, तो 5 बाहर आ गया, पावर एक कम हो गया, तो क्या हो गया फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, इसका पूरा डिफरेंशियल है, प्लस क्या करेंगे सेकंड, सेकंड यानी कि एक तरीके से कितना हो गया साइन स्क्वायर x 5 इंटू इसका डिफरेंशियल, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन, तो पहले क्या लिखेंगे हम माइनस का साइन x क्यूब, ठीक है, हम कहते हैं कॉस का तो हो गया बट x क्यूब का अभी तक नहीं हुआ, तो इसी को चेन रूल कहते हैं। x क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, पावर एक कम होगी ना, पावर एक बाहर आ गई 3 और एक पावर कम हो गई, क्या हो गया 3x स्क्वायर, बस इसको मल्टीप्लाई करके लिख देना, यही आंसर है ना। मल्टीप्लाई मतलब जो भी हो सकता है आपस में है ना, जैसे 5 × 10 कर देना, कुछ कॉमन आके लिख दो, आंसर लिखने के तरीके कई बार हमें पीछे से भी मैच करने होते हैं, मगर ऐसा मैच करना कोई जरूरी नहीं है, आंसर ये भी बिल्कुल ठीक है। पहले पावर का करेंगे है ना, फिर साइन का और फिर एंगल का, ठीक। चलो और बताओ कोई दिक्कत है तो, चलिए कहाँ से करना था, किसी को याद है, स्नेहा को ज्यादा याद रहता है, हाँ ये बताएंगे कौन सा क्वेश्चन से करना था वो मैं सर 8। हाँ वही मेरी याद है ना, मेरी भी याददाश्त यही थी, इस 7th आप क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, 8th वाला क्वेश्चन करते हैं, और 9th और 10th बहुत यूनिक क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको आगे किसी भी जगह नहीं मिलेंगे है ना, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है 9th और 10th, बहुत अच्छे से समझना 9th और 10th को। मैं पहले करा रहा हूँ आपके संग क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि इस वैरायटी का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार निकाल लेना, पेज है आपका 166 और जो एक्सरसाइज है आपकी वो है 5.2। पाई करके कई बार हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, समझाने में थोड़ा और इजी हो जाता है, कॉस और एंगल में कितना है √x, और इस पूरे एक्सरसाइज का लॉजिक क्या है डिफरेंशिएट करना है, 9th और 10th का लॉजिक अलग है ना। हाँ जी यार आप बताएंगे यार, आप में से ही यानी क्या कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएशन यानी कि dy/dx, तो पहले पावर तो कुछ है नहीं इसके, पहले डिफरेंशियल किसका होगा कॉस का, क्या होता है माइनस साइन, बिल्कुल सही कह रहे हो, माइनस साइन एंगल वही लिख देंगे जो है ना, कॉस का तो हो गया बट √x का अभी तक नहीं हुआ, √x का मतलब होता है एक तरीके से x की पावर 1/2 है ना, और कोई दिक्कत है तो अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ चीज आप सीख रहे हो उसको अलग से डिफरेंशियल कर लो, तो इसका डिफरेंशियल कैसे होगा 1/2 x की पावर 1/2 -1, वही x की पावर n वाले रूल से हो रहा है, कोई नया रूल्स नहीं है, x की पावर n वाला रूल ही चल रहा है, तो यहाँ से कितना हो गया 1/2 x की पावर -1/2, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं 1/2 x की पावर /2, नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं 1/2 √x, और आप पीछे आंसर देखेंगे ना, जो पीछे आंसर है वो क्या लिख रखा है माइनस का साइन √x और डिनोमिनेटर में 2 √x, पीछे आंसर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, समझ में आ गया मेरी बात, क्लियर है। हाँ जी आरब स्नेहा कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें क्वेश्चन में 8 वाले में, इजी था, चलिए इसमें विशेष आपको कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, क्लियर है ना। चलिए अब हम 2 क्वेश्चन वो करने वाले हैं जो हम कह रहे हैं बहुत यूनिक हैं, और आगे भी आपको इस कैटेगरी का कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा है ना, हम डिफरेंशिएबिलिटी निकाल तो रहे हैं मगर डिफरेंशिएबिलिटी को चेक नहीं करते, चेक केवल जब ही करते हैं जब वो क्वेश्चन की स्पेशल रिक्वायरमेंट हो, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी है ना, मैं इसका फॉर्मूले के तौर पर भी समझाता हूँ और फिर पूरा करके भी दिखाऊंगा। हाँ यहाँ पे तो हटा दो पूरे, यहाँ से कोड को साफ कर दो, चलिए हटा रहा हूँ पूरा, और चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, पहले लॉजिक समझिएगा अच्छे से, किस फॉर्मूले से हम चेक करते हैं और फिर उसका कैसे यूज करेंगे,
वो भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये केवल ध्यान रखना जब भी करना है जब चेक का डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी अलग चीज है, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं हम? हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू, है ना। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी। मैं एक एग्जांपल से भी आपको डिस्कस करूंगा कि कहना क्या चाहते हैं। चेक डिफरेंशिएबिलिटी, तो चेक डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे किससे? एलएसडी, और यहाँ क्या लिखेंगे हम? आरएसडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर दोनों इक्वल हैं तो डिफरेंशियल होगा, नहीं तो डिफरेंशिएबल ही नहीं, है ना। डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक की जाती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की? लिमिट x टेंड्स टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन में x माइनस c। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब बहुत हल्का सा चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx माइनस fc अपॉन में x माइनस, यानी फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ c माइनस है, यहाँ c प्लस, है ना। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ कि होता हो क्या रहा है एक्चुअली ना। पहले ये समझाइए हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में। जैसे एक क्वेश्चन मैंने कोई ये ग्राफ बनाया है ना, ये ग्राफ बनाया है किसका? y इज इक्वल टू मॉड x का मैंने ग्राफ बनाया। ये मॉड x का ग्राफ है, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आ गई? 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू क्या आ गई? 1, और x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू हाँ +1, -1 होने पे क्या आ गया? +1, -2 होने पे क्या आ गया? +2। यानी कि y की इसका ग्राफ है ना, कभी भी इस लाइन से नीचे नहीं जाता, क्योंकि y की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आने वाली। इसका ग्राफ नीचे मत खींच देना, नीचे खींच दिया तो गलत हो जाएगा लॉजिकली ग्राफ ही, क्योंकि y की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं होने वाली। x की वैल्यू 0 है तो 0 होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगी, और x की वैल्यू अगर नेगेटिव भी है तो भी y की वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाली है। अब ये जो ग्राफ है y इक्वल टू क्या है? sx प्लस x होता है, और यहाँ पर क्या लिखेंगे? y इक्वल टू माइनस x। मैं लॉजिकली समझा रहा हूँ कि हो क्या रहा है एक्चुअली, नहीं होता क्या है इसलिए समझा रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं इसका dy अपॉन dx निकालूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1, और यहाँ पर dy अपॉन dx निकालूंगा -1। अरे इस पॉइंट पर ध्यान रखना, इस वाले पॉइंट पर ग्राफ में y इक्वल टू x भी कह सकता हूँ, और इस वाले पॉइंट पर ग्राफ y इक्वल टू -x भी कह सकता हूँ। तो इससे आगे बढ़ गया तो ग्राफ इक्वल टू +x है, और इससे कम हो गया तो y इक्वल टू ग्राफ क्या है? -x है, और इस पॉइंट पे तो दोनों लाइन मिल रही है। यानी कि इस पॉइंट पे अगर मैं डेरिवेटिव 1 कहता हूँ, आप कहते हो कि डेरिवेटिव में तो 1 लिखूंगा, तो भी कोई गलत नहीं है। इस पॉइंट पे कहूंगा नहीं, मैं तो ये वाली लाइन यूज करूंगा, क्योंकि ये भी लाइन तो यही इस पॉइंट पे जा रही है, मैं तो डेरिवेटिव -1 लिखूंगा। अब क्या आ गया? कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन ये आ गया कि इस पॉइंट पे दो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गए। डेरिवेटिव 1 भी करे तो भी गलत नहीं है, -1 करे तो भी गलत नहीं है। तो क्या किया इन्होंने? इसके लिए दो चीज निकाली इन्होंने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि बहुत जरा सा कम और बहुत जरा सा ज्यादा। और इस केस में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आएंगे, यानी कि इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन आ गया। कॉन्ट्रडिक्शन को हटाने के लिए क्या कहा? इस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, इस पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव निकालो, आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पर इक्वल नहीं आएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ आ गई मेरी? ठीक, मैंने हल्का सही लॉजिकली समझाया कि ये सब होने वाला है इस क्वेश्चन में, है ना। मतलब ये है कि करेगा ही नहीं, बस इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर कर गया तो नहीं, एग्जिस्ट इसलिए नहीं करेगा ना, क्योंकि दो आंसर आएंगे इसके, एक पे माइनस आंसर आएगा, एक पे +1 आएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव करेंगे तो +1 आएगा। वही कह रहा हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। अब आप कह रहे हो, सपोज करो भाई विशेष करें में तो आंसर इसका ये वाला लिखूंगा, और कहते अगर नहीं मैं तो आंसर ये वाला लिखूंगा। अब क्या हो गया? कॉन्ट्रडिक्शन आ गया ना। एक ही पॉइंट पे डिफरेंस तो एक ही होगा, एक आंसर एक ही पॉइंट पे एक ही होगा, दो आंसर कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो यानी क्या होता है कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करता, और हम चेक करते नहीं है। चेक केवल जब करते हैं जब क्वेश्चन में दे रखा। तो मैं मतलब कंक्लूजन ये है कि वही काम यहाँ करने वाला हूँ। ठीक है, फिर हो जाएगा आंसर, फिर आंसर एग्जिस्ट करेगा हमारा। ठीक, फिर तो आंसर एक ही आएगा, फिर तो दो आंसर आएंगे नहीं कभी भी, है ना। उस केस में चेक कर सकते हो, चेक तो कहीं भी कर सकते हो, आंसर सेम आएंगे फिर आपके, है ना, सेम आंसर। मैं अब क्वेश्चन पे आता हूँ तो ज्यादा बेटर समझ आएगा, है ना। मतलब हल्का समझने की एग्जाम्पल दिया कि ऐसा हो क्यों रहा है, कोई बात है नहीं। क्वेश्चन तो हम कर लिए, अब मैं आपको सिर्फ ये समझा दूं कि भाई एलएसजी आरएसजी इक्वल है तो डिफरेंशिएबल है, नहीं है तो नहीं है। और क्यों नहीं है उसका रीजन हल्का वहां से समझ में आ गया आपको, है ना। मैं करके दिखाता हूँ और अच्छे समझ आएगा आपको, ज्यादा अच्छे समझ आएगा। अब क्वेश्चन से आपको लॉजिक, क्वेश्चन नंबर 9, fx इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -1, मॉड ऑफ x -1।
और ये क्या कह रहे हैं कि नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अरे इसका ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है? 1 ही तो है, इसका ब्रेकिंग पॉइंट 1 है। अरे वहां मॉड x था, यहाँ मॉड ऑफ x माइनस 1 आ गया है ना। उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या था? 0। वो 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं था। इसका ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा है? 1। ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बस समझ मेरी क्यों नहीं है डिफरेंशिएबल? क्योंकि इस पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आने वाले। अब लिखना मत, लिखोगे लॉजिक समझ में नहीं आएगा कि हो क्या कह रहा है ना। अब क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। अब एक एक करके आंसर देना। कैसे चेक करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी को? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव से। किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं हम? 1 पर। 1 पर सी क्या है यहाँ पर? 1। तो सी यानी जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखूंगा? 1 माइनस fx क्या लिखूंगा? मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस fc का मतलब क्या हो जाएगा? f1 और नीचे कितना हो गया? x माइनस 1। पहली बात समझ आई थोड़ी सी? कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कंफ्यूजन होती? अब मैं यहाँ क्या लिखने वाला हूँ? यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx कितना है? मॉड ऑफ x माइनस 1 और f1 और नीचे कितना हो गया? x माइनस 1। तो ये तो सेम होता है, बस 1 प्लस और 1 माइनस का जो फर्क होता है, बाकी तो सेम है, कोई फर्क थोड़ी है इसमें। हाँ यहाँ तो 1 प्लस हो गया, fx माइनस fc है ना। हाँ वो तो दोनों में सेम है, केवल यहाँ c माइनस और c प्लस का फर्क है, बस कोई फर्क नहीं है इसके अलावा। केवल यहाँ उससे थोड़ा सा कम लेते हैं, उससे थोड़ा सा ज्यादा लेते हैं। तो ये आप लिमिट में जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। पहले एक काम करते हैं, f1 की वैल्यू निकालते हैं। fx क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1। जरा सोच के बताना कि अगर मैं f1 का आंसर निकालूंगा तो मॉड में क्या आएगा? 1 माइनस 1, तो क्या बनेगा इसका आंसर? 0। तो f1 का आंसर क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पर? 0। यहाँ भी 0 और यहाँ पर भी 0, यानी किसी कोई इंपोर्टेंस नहीं है। माइनस प्लस में 0 की कोई इंपोर्टेंस नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 और f1 का आंसर कितना है? 0, यानी कि इसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं है मेरे लिए, है ना। अपॉन में कितना है? x माइनस 1। राइट हैंड डेरिवेटिव में करूंगा तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 और f1 का आंसर 0 और नीचे क्या है? x माइनस 1, है ना। ऊपर मॉड लगा हुआ है, नीचे बिना मॉड के है, ऐसे काट मत देना कहीं, है ना। चलिए अब क्या करने वाला हूँ? अब जानते हो आप अच्छे से, है ना। लिमिट्स में आप जानते हो बहुत अच्छे से। x की वैल्यू क्या लगने वाली है यहाँ पर? बिल्कुल ठीक, 1 से थोड़ा सा कम। यहाँ पर x की वैल्यू क्या लगने वाली है? 1 प्लस h। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। अगला स्टेप क्या होगा मेरा? बिल्कुल ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0। हम कह रहे हैं क्वेश्चन को x से h के फॉर्मेट में लाएंगे और h की वैल्यू क्या होगी? टेंड्स टू 0, मतलब बिल्कुल 0 के नजदीक। तो यहाँ से कितना हो गया? 1 माइनस एच माइनस 1, नीचे कितना हो गया? 1 माइनस एच माइनस 1। कोई भी दिक्कत है तुरंत रोक देना, है ना, क्योंकि जब ही समझ में आएगा लिखने के लिए आपके लिए, बाद में आराम से लिख लेना। लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 प्लस एच माइनस 1 और नीचे कितना हो गया? 1 प्लस एच माइनस 1। ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखें, ऊपर में राउंड लगा रहा हूँ, नीचे सिंपल ब्रैकेट से। 1 से 1 क्या हो गया? खत्म। 1 से 1 यहाँ भी क्या हो गया? खत्म। 1 से 1 यहाँ भी खत्म और 1 से 1 यहाँ भी खत्म। ठीक, लिमिट h टेंड्स टू 0। ऊपर क्या बनेगा इसका आंसर? नहीं, ऊपर बनेगा h माइनस h नहीं, हाँ ऊपर क्या बनेगा? h, नीचे क्या बनेगा? माइनस h। यहाँ पे आते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बनेगा? h और यहाँ क्या हो जाएगा? h। ठीक है, अब क्या करूंगा? बिल्कुल सही, है ना। इसका आंसर कट के क्या बनेगा? माइनस 1। इसका कट के आंसर क्या बनेगा? प्लस का 1 और h की वैल्यू 0 लगाऊंगा। अरे 0 तो गायब ही हो गया ना, h तो गायब ही हो गया, h की 0 लगाने का फर्क क्या पड़ने वाला है? तो इसका फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का माइनस 1 और राइट हैंड डेरिवेटिव का प्लस। फाइनल आंसर 1। क्या दोनों इक्वल है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आया, तो ये मॉड ऑफ x। अरे वही तो मैं एग्जांपल बता रहा था आपसे कि इसका भी ग्राफ बनेगा ना, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। 1 पर इसके दो डिफरेंशियल एग्जिस्ट करेंगे, 1 पर इसके दो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे। अब वो कंफ्यूजन हो गया कि इस वाली लाइन का डेरिवेटिव लें इस पॉइंट पे, कि इस वाली लाइन का डेरिवेटिव लें, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या रूल्स बना दिए।
रूल से बना दिया कि भाई लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होंगे तभी हम डिफरेंशिएबल को निकालेंगे, नहीं तो डिफरेंशिएबल निकालेंगे ही नहीं। तो हम इस पॉइंट पे क्या लिखेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल किस पर, हाँ बात समझ आई मेरी। उसका ग्राफ क्या था, अरे उसका ग्राफ बस ये था, इतना फर्क था, वो ये मॉड ऑफ एक्स था, इसका डिफरेंशिएबल किस पर नहीं था, एग्जिस्ट कर रहा था, जीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर दो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इन्होंने रूल्स बनाती हैं हर चीज के। जहां भी कॉन्ट्रडिक्शन आता है ना वहां पर वो बेसिक रूल्स बना देते हैं। यहाँ पर कई बार गलती कर सकते हैं, 0.0 लिख दे, मैं कहा गलती से भी मत कर देना, क्योंकि 0.0 तो नॉट डिफाइंड फॉर्म होती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं। तो पहले एस को काटना, तो आंसर क्या लिखा जाएगा इसका, -1। ठीक है, हर चीज के बेसिक रूल्स को आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर प्रूव हो गया है ना। चलिए अब आप लिख लीजिए, छोटी सी फॉर्मेलिटी तो आप लिख ही लोगे, यहाँ लिख देना लास्ट में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, हेंस द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं है, 1 पे, बाकी और ऐसा नहीं है कि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सिर्फ एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, और वो भी क्यों नहीं है, क्योंकि उस पर दो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं कि डिफरेंशिएबल इसका एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए इसको लिख लीजिए पूरा अच्छे से, फिर मैं इसी का आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 10। 10 के वैसे दो पार्ट हैं, एक आपके लिए होमवर्क में डाल सकते थे, पर मैं चाहूंगा कि दोनों ही पार्ट किए जाएं, क्योंकि इसके मतलब यूनिक चीज है, थोड़ा सा नई चीज है आपके लिए, एक नया पैटर्न है कि डिफरेंशिएबल निकालना, तो आप आगे पूरा सीखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का ये केवल दो ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि दोनों पार्ट ही आपके संग डिस्कस किए जाएं क्वेश्चन नंबर 10। मैं एक बार पहले पूछ लेते हैं आपसे, हारा वर्ड स्नेहा, आपके समझ में आ गया ये लॉजिक? यस सर। यस सर। आपको क्लियर है कृतिका? ठीक है, तो रिवीजन जरा साथ ही जरूर करके चलें, क्योंकि सारी बहुत ज्यादा वैरायटी सब एक साथ इकट्ठी हो जाती है ना, फिर वो आपको परेशान करेगी। ये तो कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ नेगेटिव भी हैं। ये बार जो रहे उनको फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में ये भी फायदा हो गया उनको कि भाई वो सिलेबस डिवाइड हो गया, नहीं दो बुक अलग अलग हो गई। अब आप जब फाइनल एग्जाम देंगे तो उस वक्त आपको क्या है कि दोनों बुक पर कमांड रखना होगा, और बहुत कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ता है ना। सिर्फ एनसीईआरटी से तो हम कहते हैं आप ला सकते हैं 80% के अराउंड, और बाकी जो 20% का गैप हो जाता है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने ही पड़ते हैं। हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से, वो करने ही पड़ते हैं। कल आप लोग आए नहीं, कल विशेष चीजें थी, वरना मैं सोचा था कि असाइनमेंट जो है डिटरमिनेंट का बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन छोड़ेंगे खैर, मगर वो वाले क्वेश्चन आपके संग चाहते थे डिस्कस करना, पर आप सभी हो तभी डिस्कस करने का फायदा है। मैं सोच रहा हूँ कि वेडनेसडे की तो क्या टेस्ट रख लेते हैं, तब तक आप कहीं तैयारी हो रही है डिटरमिनेंट की अच्छे से? नहीं कुछ पूछना तो नहीं है? कुछ पूछना हो डिस्कस कर लेना आराम से, है ना, मगर कोशिश करो, कोशिश क्या मतलब 100% एफर्ट्स होने चाहिए कि फुल ही आने हैं। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? सर आप फ्राइडे को रख सकते हो टेस्ट, क्योंकि इस समय थर्सडे भी एग्जाम होगा। थर्सडे को एग्जाम है, चलो आप तो खैर वैसे भी ऑनलाइन देते हो, तो आप ऐसा करना कि आप थर्सडे को करके मेरे को दे देना, है ना? नहीं सर, मैंने एक्चुअली इस वीक पूरा लगातार ही है ना एग्जाम, अच्छा अच्छा, तो सर फ्राइडे को खत्म हुआ। मतलब अभी जैसे ना वेडनेसडे को रखा है परसों, इसी भी खत्म हो रहे हैं ना आपके फ्राइडे को? यस सर। तो लाइक करना आपके लिए, अगर ऐसा मजबूरी है तो अपने प्रेजेंस में, आपके पेरेंट्स की प्रेजेंस में, क्योंकि अब इस पर डिसाइड कर रखा है पहले से ही, तो उसको चेंज नहीं करते। आप ऑनलाइन तो वैसे भी दोगे, तो अपने प्रेजेंस हम आपके मतलब भरोसा करते हैं कि आप पूरा ईमानदारी से काम कर रहे होगे, तो फ्राइडे को करके मेरे को दे देना, ऐसा कर लेंगे आपके संग, है ना? ओके सर। ऐसा कर लेंगे, बहुत अच्छे से जाना है ना। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं, और ये काम केवल जब भी करना है जब वो चेक करने के लिए कहे, वरना हर क्वेश्चन को ऐसे चेक करेंगे तो क्वेश्चन कितने लेंदी हो जाएंगे ना, बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएंगे, तो चेक नहीं करते हैं, केवल डिफरेंशिएबिलिटी निकालते हैं। और आपने लिख लिया है तो मैं थोड़ा सा ऊपर से हटाता हूँ, फॉर्मूले को मैं लिखा रहने देता हूँ, बाकी चीजों को हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन को हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 लिख देता हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अब जरा थोड़ा शुरू कर लिया है, तो फिलहाल अब पारो वो मतलब चेंज नहीं कर रहे आज, ठीक है, किसी और दिन डिस्कस कर लेंगे आपके संग। और आप एक बार पहले एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कर लो तैयार, है ना, वेडनेसडे के टेस्ट के लिए। जब भी तुम कहते हैं कि टेस्ट हो जाना एनसीईआरटी का, तो समझाना बहुत ईजी हो जाता है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर
10। मैं लिख रहा हूँ, आप कहेंगे तो स्टार्ट करो। हाँ जी, आप करें स्टार्ट। हाँ, पहले बताओ ये फंक्शन कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं आपके संग कंटिन्यूटी में, और ये कह रहे हैं नॉट डिफरेंशिएबल। दो क्वेश्चन है, मैं अभी एक ही बार लिख रहा हूँ, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। फिर 2 के लिए भी एक बार जल्दी से करते हैं, 2 के लिए जल्दी से कर देंगे, 1 के लिए थोड़ा सा आराम से कर देते हैं। ये फंक्शन कौन सा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका आउटपुट हमेशा क्या आता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन होती है ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, है ना। तो हम कहते हैं अगर यहाँ पे 2.99 है, 3 से कम है थोड़ा सा, तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? 2 बनेगा, है ना। इसका आंसर 2 बनेगा। और अगर 0.19 है तो इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर होगा 0। क्यों? अब ये देखो, ये किन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है? अरे 0 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 1 से तो थोड़ा, 0 से जरा सा आगे तो बड़ा है, तो इसका लोअर इंटीजर 0 ही तो होगा। हाँ, ध्यान रखना इसका। क्लियर मेरी बात नहीं है? नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? पहले बताओ कि 0.19 किन दो इंटीजर के बीच में लाई कर रहा हूँ? चलो इतना बताओ पहले। 0 अपन 1 तक पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा, 1 से थोड़ा थोड़ी होगा ना। अरे 1 से कम कहीं पर भी हो, उसका आंसर क्या लिखा जाएगा? लोअर इंटीजर 0 ही तो लिखा जाएगा। लोअर इंटीजर लिखा जाएगा, है ना। वो तो अपर इंटीजर हो जाएगा 1, लोअर इंटीजर लिखा जाता है। अगर मैं कहूँ माइनस का 2.5 तो उसका आंसर बताना। इसका आंसर क्या लिखेंगे? -3। हाँ जी, बताएंगे आप जरा कितने का? -2। तुम -3 आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि ये है 0, -1, -2 और -3। पहले देखो ये यहाँ लाई करेगा तो लोअर इंटीजर तो -3 हो जाएगा ना, तो इसका आंसर क्या लिखा जाएगा? -3, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है ना। सोच के आंसर देने होंगे आपको। बता दूं मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू x, है ना। इंटीजर है तो इंटीजर इटसेल्फ आएगा, नहीं तो हमेशा आंसर क्या आएगा इसका? लोअर इंटीजर। चलिए, हम कह रहे हैं ये मतलब क्वेश्चन प्रूव करवाना चाहते हैं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन है पूरा, है ना। चलिए चेक करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऊपर लिखा ही फॉर्मूला, तो मैं सीधे लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक कर रहे हैं? 1 पर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1 माइनस fx यानी कि ये माइनस fc यानी कि 1 अपॉन में x माइनस 1। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं? fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। बाकी पूछे मैं आपसे पूछूंगा आंसर, आप जरा सोच के आंसर देना। लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx यानी कि दिस f1, और आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी x माइनस 1। इसमें कोई फर्क नहीं होता, बस केवल प्लस माइनस का यहाँ फर्क होता है, ये से यहाँ फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता यार, ये ना। हाँ जी, अब जरा सोच के आंसर देंगे यार आप मेरे को कि पहले x की वैल्यू क्या लगने वाली है यहाँ पर? 1 माइनस h, और जैसे ही 1 माइनस h लगेगी लिमिट क्या हो जाएगी? s टेंड्स टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? 1 माइनस h। इसका आंसर बताओ जरा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इसके अंदर 1 लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल सही, इसका आंसर 1 ही आने वाला है, इंटीजर इटसेल्फ। इसका आंसर क्या हो गया? 1। और देखो सिंबल मैंने हटा दिया, नीचे क्या हो गया? x की वैल्यू 1 माइनस h माइनस 1, मगर ग्रेटर। हाँ बोलो बोलो। सर 1 में से हम कुछ भी माइनस करेंगे तो फिर उस 0, तो फिर अच्छा, ये इसमें कह रहे हो ना? 0 आना चाहिए। चलिए मैं एक मिनट स्नेहा की बात का जवाब दूंगा, पहले मैं एक विशिष्ट ने क्वेश्चन किया है उसकी बात का जवाब दे रहा हूँ कि fx क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x है। अब मैं पूछूं आपसे कि f1 का आंसर आप बताइए, 1। तो यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 1 ही तो लगाओगे। मैं इसका सिंपल ब्रैकेट कैसे लगा दूंगा भाई? इसी में जो फंक्शन है उसी में तो लगाऊंगा 1। बात क्लियर है आपकी? मेरी बात क्लियर हो? हाँ, अब यहाँ तक हम आ चुके हैं, है ना। हाँ जी स्नेहा, आप कुछ कह रहे थे और सभी से पूछूंगा जरा, इसका आंसर बताएंगे क्या आएगा? 0। हाँ बताओ विशेष। नहीं गेस कर पा रहे? अब देखो जरा, यहाँ पर है 0, यहाँ से 1 है, ये वैल्यू क्या है? 1 से थोड़ा सा कम हो गया, अरे जरा सा भी कम होते ही लोअर इंटीजर क्या बन गया? 0। ये प्रेजेंस ऑफ पॉइंट है, थोड़ा सोचना पड़ता है मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट s टेंड्स टू 0, ये सॉल्व हो गया, आंसर क्या बन गया? 0। यहाँ से क्या हो गया? -1, और 1 से 1 खत्म, और नीचे कितना हो गया? -h,
और माइनस से माइनस भी खत्म, क्या बन गया 1/0। ये इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, इसको क्या कहते हैं इन्फिनिटी defined. या कह देते हैं नॉट डिफाइंड, है ना। इनडिटरमिनेट फॉर्म ये नहीं है, इसका आंसर लिखा जाता है इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड करके आंसर लिखा जाता है। इनडिटरमिनेट फॉर्म अलग होती है, वो 0/0 होती है। पहली बात क्लियर है मेरी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। चलिए अब हम बात करते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव पर। हाँ जी बताइए ना, एक्स की वैल्यू क्या लगेगी हमारी 1+, सोच के फिर आंसर देना है। तो देखो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड है ना वो, इसके लिए आपको लिमिट एस टेंड्स टू 0, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसके दोनों पार्टी करा देंगे। हाँ जी f1 ये ग्रेटेस्ट के अंदर 1 है, 1. इसका आंसर 1 ही लिखा जाएगा। ये x की वैल्यू क्या हो गई 1 + h - 1, और नीचे सिंपल ब्रैकेट है, ऊपर ग्रेटेस्ट ये फंक्शन है, तो इसलिए क्यों थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान रख के चलना होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर लिमिट s टेंड्स टू 0, सोच के आंसर बताएंगे ना 1 + h, 1 से थोड़ा सा आगे 1. हाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये हमको वैसे लोअर बताते हैं अपर वाला, फिर लोअर ही बताते हैं ना, वही बताते हैं ना। वही कह रहा हूँ, ये तो डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर व्हिच इज लेस देन और इक्वल टू x। मैं क्या कह रहा हूँ, ये कौन सा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका आंसर हमेशा लोअर इंटीजर ही लिखा जाता है, मतलब डेफिनेशन में ही है। हाँ जी, इसका आंसर आप बताओ क्या कह रहे हैं, ये तो 1 बिल्कुल सही कह रहे हो। अरे 1 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ 1.01 मान के चलिए, और लोअर इंटीजर तो 1 ही होगा, तो इसका आंसर क्या हो गया 1 - 1/h, यानी कि नेक्स्ट स्टेप जरा सोचिए होता ना, इसका आंसर क्या लिखूंगा Sir, 0.0 indeterminate form. 0/h, यानी कि 0/0। ये सेम नहीं है, ये कौन सी फॉर्म हो गई इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाती है। ये इस दोनों चीजें सेम नहीं है इस बार, है ना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, indeterminate form means लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है इस बार भी, यानी कि फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 1। ध्यान रखना 1/0 को क्या कहते हैं इन्फिनिटी कहते हैं, जबकि 0/0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है, और 0/1 को 0 कहा जाता है ना, और इन्फिनिटी को भी नहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है, Indeterminate. इसको भी इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाता है। दोनों ही हमारे क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म कहलाते हैं ना, क्योंकि इसके 3 आंसर पॉसिबल हैं। वो कुछ लोग मैथमेटिशियन के कहना है सेम से सेम को डिवाइड करो तो 1 क्यों नहीं लिखा, वो कहते हैं 0 को किसी डिवाइड करो तो 0 क्यों नहीं लिखा, किसी चीज को 0 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा। तो इसलिए क्या हुआ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, जहां कॉन्ट्रडिक्शन आ गया वहां उन्होंने बेसिक रूल्स बना दिए। बेसिक रूल्स क्या बना दिए, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में डाल दिया, यानी इसका आंसर आज भी डिफाइंड नहीं है। और वही दिक्कत यहाँ पे आ रही थी, यहाँ 2 डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट कर रहे थे, यानी कि इसको इसमें क्या कर दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है, तो भाई डिफरेंशिएबल उस पॉइंट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, बात ही खत्म। बात क्लियर है मेरी, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें अभी। हाँ यार आपको क्लियर है? यस सर। और मैं देखो इतना सब कुछ लिखा ही है, पहले आप चाहो तो लिख लो, और मैं कुछ नहीं करूंगा, इसी में चेंज कर दूंगा सारा, और हल्का सा आपके संग डिस्कस कर लेंगे। दूसरा वाला पार्ट भी हम करेंगे, पर है तो सेम, मगर फिर भी मैं उससे डिस्कस करूंगा आपके संग। बस x के लिए हट के 2 आ जाएगी, पहले एक बार आप उसको चाहो तो लिख लीजिए, जब आप कहेंगे तब मैं 2 वाले को स्टार्ट करूँ। अच्छा लॉजिक है, कंफ्यूज करेगा आपको, अगर थोड़ा सा भी आपने अगर ढंग से नहीं दिया, बाद में आपको फिर इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई ये तो नॉट डिफाइंड है, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये आपको थोड़ा सा लॉजिकली यहाँ ध्यान रखना होगा। कितनी का समझ आ रहा है आपने लॉजिक? चलिए एक बार इसको हम 2 वाले के लिए भी करेंगे, सेम पैटर्न है, बस सिर्फ एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए इसको हम 2 के लिए भी करेंगे, और 2 पर भी ये नॉन डिफरेंशिएबल है। फॉर्मूले का सेट है, संभाल के रखना ही काम आएगा आपके, आगे तक काम आने वाला है। इंटीग्रल में भी सब डिफरेंशियल की जरूरत पड़ती है, इंटीग्रल भी आप जब भी अच्छे से समझ सकते हो जब आपको डिफरेंशियल आपसे चाहता हो, तो इसलिए
ये फॉर्मूले का सेट ऑनलाइन तो आपके पास रहेगा ही, मैंने आपको जो कॉपी दी है उसको संभाल के रखना, उसको रिवाइज भी करना है अच्छे से। वैसे मैथ्स में है ना कैलकुलस, हम्म, मैथ्स में है ना कैलकुलस। हाँ थोड़ा इंटीग्रेशन वाला फेस में यूज होता है, फिजिक्स में भी कहीं पे बच्चे हमसे कहते हैं फिजिक्स वाले सर इंटीग्रल वहाँ यूज हो रहा है, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा तो हम उनको एक बार हल्का सा रिवीजन पूरा करा देते हैं। मगर फिजिक्स का जो इंटीग्रेशन वो इजी है, यहाँ जो मैथमेटिक्स में डाला गया है ना इस बार इंटीग्रेशन थोड़ा वैरायटी ज्यादा है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल लगती है इसमें। जैसे कि कैलकुलस में क्वेश्चन आते हैं, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, वो मैथ्स में ही है। सिंपल फॉर्म में तो नहीं, वो तो इंटीग्रेशन कराने के लिए कहते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म तो जो अभी ऐसे आराम ने 2 क्वेश्चन डाले थे वो थे सिंपलेस्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन जो दिखाना है, दिखाना है। हाँ जी, इसको करें जाए 2 के लिए करा जाए, स्टार्ट किया जाए, फिर एक बार आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर इसको जान लिखो ना लिखो वो आपकी मर्जी है ना। हमें 2 पर आ गया है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक तरीके से 2 माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2 प्लस, फिर यहाँ x की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू हाँ 2 माइनस एच, यहाँ पे क्या हो जाएगा x की जगह पर 2 प्लस एच, x की जगह यहाँ क्या लगा दिया मैंने 2 माइनस एच। अब बताएंगे ना इसका आंसर क्या आएगा, 2। इसका आंसर 2 होगा। नहीं अभी इसकी जरूरत सिर्फ यहाँ पे क्या होगा x की जगह 2 लिखा जाएगा, तो ग्रेटेस्ट के अंदर क्या आ जाएगा 2, तो यहाँ आंसर क्या लिखा जाएगा 2 अपॉन क्वेश्चन 2 के लिए चल रहा है। हाँ ये बात भी सही है, यहाँ भी 2 करो, ये बात भी ठीक कह रहे हो है ना, यहाँ पर रिप्लेस यहाँ भी 2 से होगा, यहाँ भी क्या कर दिया मैंने 2, और यहाँ भी आंसर क्या बनेगा हमारे पास 2। बात क्लियर है, नीचे भी करना पड़ेगा x माइनस 2 है ना। और x की जगह पर मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर एक तरीके से 2 माइनस 2 एच माइनस एच माइनस 2 माइनस एच, है ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा एक तरीके से 2 प्लस एच माइनस का 1। क्लियर है नहीं, क्वेश्चन हमने 2 लिए हैं, c का मान हो जाएगा 2। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, थोड़ा सुन लेते हैं ना। यहाँ x यहाँ पे क्या हुआ 2 आ गया, और x की वैल्यू यहाँ पर यहाँ x माइनस c यानी कि x माइनस क्या हो गया 2, है ना, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, तो सही कह रहे हो, क्वेश्चन चेंज करते समय ना बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा हमारे पास x माइनस c यानी कि x माइनस 2, और यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारा 2। हाँ बात क्लियर है मेरी, ठीक है। अब मैं बैटरी है हटाई देता हूँ एक मिनट, यहाँ भी हटाई है ना, और यहाँ से है ना 2 प्लस एच, और यहाँ से क्या हो गया हमारे पास 2 माइनस एच, और x की जगह क्या आ गया 2 प्लस एच और माइनस का 2, और x की जगह यहाँ पर भी क्या हो गया हमारे पास 2 प्लस एच। चलो बिल्कुल सही कह रहे हो, अब पूरा क्वेश्चन एक तरह से चेंज हो गया। अब हम आगे इसको अपने तरीके से करते हैं पूरा कंप्लीट, है ना। तो बताएंगे ना उसके आंसर क्या आएगा इसका, लिमिट s टेंड्स टू 0। पहले बताओ इसका आंसर क्या आएगा, हाँ इसका आंसर क्या बनेगा 1 माइनस 2, और 2 से 2 खत्म क्या हो गया माइनस एच। चलिए यहाँ बढ़ते हैं आगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 2 प्लस एच, इसका आंसर क्या बनेगा 2 माइनस 2, और नीचे कितना हो गया h, ठीक है। यहाँ क्या हो गया -1 अपॉन माइनस एच, यानी कि एक तरीके से क्या बन जाएगा 1 अपॉन एच, और लिमिट क्या होगी उस समय s टेंड्स टू 0। क्या लिखेंगे इसका आंसर इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड 1 अपॉन 0। हाँ 1 अपॉन 0 हुई तो बन गया, अरे आंसर तो वही आ गया एक तरीके से, इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड, है ना, जैसे उसके लिए लिखा था आंसर। मगर इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे, लिमिट s टेंड्स टू 0 0 बटे h, यानी क्या हो जाएगा 0 अपॉन 0। फिर वही आंसर आ गया इनडिटरमिनेट फॉर्म, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के यहाँ भी बराबर नहीं आया, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 2। सेम लॉजिक था, अब आपकी मर्जी है, मैंने एक बार हल्का सा शॉर्ट में रिवाइज करा दिया इसको, सेम चीज। चलिए इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होती है। 5.3 पहले बताओ, ये 11th की जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वो लर्न है या नहीं। चलिए मैं कुछ फॉर्मूले आपसे पूछता हूँ, जरा इन सब की इसमें जरूरत पड़ने वाली है ना। एक्सरसाइज 5.3 में इन सब की जरूरत पड़ेगी। पहले मैं आपको हटा दूं ये सारे यहाँ से, हाँ ये आरव और स्नेहा हटा इस बोर्ड में से सारा जो भी लिखा हुआ है। यस
चलिए मैं हटा रहा हूँ और ध्यान रखना, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी मींस एलएसडी और आरएसडी है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फॉर्मूले सेम होते हैं, बस वहां सी माइनस और वहां सी प्लस हो जाता है। एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी दोनों जगह रहता है। मैं इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले 11th के फॉर्मूले जो हैं उन सब की जरूरत पड़ने वाली है, जल्दी से आपको एक बार रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी 10 के फॉर्मेट में क्या होती So 2 tan theta upon 1 plus tan theta. है, आपको याद है? साइन 2 थीटा की दो आइडेंटिटी होती है ना, एक तो आइडेंटिटी ये होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक tan के फॉर्मेट में होती है 2 tan स्क्वायर नहीं होती, आपसे tan स्क्वायर बोलते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square theta. अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी किसकी है? साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी है। इसी से मिलती जुलती आइडेंटिटी होती है tan 2 थीटा की, वो क्या Sir, होती है? केवल 1 minus होता है. 2 थीटा tan theta upon 1 minus tan square हाँ, theta. ये क्या हो जाती है? 1 माइनस, बहुत माइनर डिफरेंस होता है, इसकी इसमें जरूरत पड़ेगी आपको, है ना। मैं क्वेश्चन देखिए पूछ रहा हूँ, सारी आइडेंटिटी है ना, एक आइडेंटिटी आपको जरूरत पड़ेगी अगले क्वेश्चन में, और बता रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 10 में जरूरत पड़ेगी आपको। tan 3 थीटा की एक ही आइडेंटिटी होती है, कौन सी होती है वो बताएं। 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. ये आर बता रहे हैं और सही बता रहे हैं। आइए आप में से, आइए आप में से लगता है किसी को आइडिया नहीं है, इसलिए आपको आइडिया है इसके बारे में tan 3 थीटा? सर आधी याद है, नीचे का पोर्शन याद नहीं। tan 3 थीटा क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, है ना। ये आरा बता रहे थे, सही बता रहे थे, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप क्वेश्चन देख सकते हो 10th वाला, 10th में यही हिंट मिलने वाली है। एक्चुअली क्या लगा दूंगा? tan थीटा। क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर हो जाएगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 ये वाला था 10, 11 के हिसाब से पूछ रहा हूँ। cos इनवर्स क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें जो आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी cos 2 थीटा की, और cos 2 थीटा की 4 आइडेंटिटी होती है, 4 आइडेंटिटी होती है। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, एक होती है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, Sir, एक होती है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मैं पूछ रहा हूँ 10 के फॉर्मेट में क्या होती है? 1 minus नहीं नहीं, 1 minus tan Sir, 1 square theta minus upon tan square 1 theta plus upon 3 1 plus tan square theta. tan square theta. 1 प्लस, बिल्कुल सही। cos 2 थीटा होता है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हिंट देखो लग रही होगी आपको, है ना, ये लगने वाला है। और अगले क्वेश्चन की हिंट ये है 12th वाले में, 12th वाले में ये वाली आइडेंटिटी लगने वाली है, 12th वाले में इस आइडेंटिटी से काम होगा, है ना। चलिए अब मैं पूछ रहा हूँ सीधे 14th वाले क्वेश्चन में, इसमें आइडेंटिटी लगेगी sin 2 थीटा की, और जो मैं लिख चुका हूँ 2 sin थीटा cos 2 थीटा, sin theta cos उसमें theta. हिंट मिलने वाली है ना। मैं आपसे हिंट पूछ रहा हूँ 15th वाले क्वेश्चन की। 1 अपॉन में कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 1 है, और यहाँ पर क्या है? सेक के फॉर्मेट में है, यानी कि ये किस में कन्वर्ट होगा? कॉस में, तभी तो ऊपर जाके सेक बनेगा। तो x के लिए क्या लगने वाली है यहाँ पर? कॉस, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा इसमें? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। x के लिए लगाता जाऊंगा और 2 मिनट में आंसर निकल के आ जाएगी, वरना वैसे करेंगे बहुत मुश्किल है, बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है। बात थोड़ी सी इन मिल रही है, तो मैंने आपको बहुत जल्दी रिवीजन करा दिया आगे की क्वेश्चनों का। अब हेडिंग पढ़ेगा, अब स्टार्टिंग करते हैं इस एक्सरसाइज की। फाइंड dy अपॉन dx, है ना। मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ एक्सरसाइज 5.3। इन आइडेंटिटीज का ध्यान रखिएगा, और अगर नहीं भी हैं पुराने स्टूडेंट के पास सब होगा, 11 के फॉर्मूले का सेट होगा, और आपके पास नहीं भी है तो मैं 11 का सेट आपको दे दूंगा। 11 का मैं आपको सेट दे दूंगा, तो आप इसके बहुत अच्छे से रन कर लोगे, और इसकी सॉफ्ट कॉपी में ग्रुप पर एक बार और शेयर कर दूंगा। पहले तो शेयर की हुई है, दोबारा शेयर कर दूंगी। एक्सरसाइज 5.3 फाइंड dy अपॉन dx, यानी कि इस पूरी की पूरी एक्सरसाइज का एक ही टारगेट है, हमें dy अपॉन dx निकालना है। पहला क्वेश्चन मैं आपके संग डिस्कस करके करूंगा, जिससे आपको चीजें याद भी रहे। 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू साइन x, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। लिखेंगे नहीं आप, पहले समझेंगे और थोड़ा सा चीजों को मेरे साथ लर्न भी करेंगे, है ना, मतलब कैसे हम सोचते हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना।
लर्न करने को तो समझ के लर्न करना है ना, डरना नहीं है, बस चीजें लर्न तो करनी पड़ती है। हाँ जी, क्या निकालना है, dy/dx। तो क्या करेंगे इसमें, हम इसका लेंगे, लिखेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं WRT को समझते होगे विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब कांस्टेंट और वेरिएबल आते हैं, कांस्टेंट को साइड में रखो, वेरिएबल का डिफरेंशियल करो। तो 2 को रखो मैंने साइड में, और x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो क्या आएगा आंसर, सर 1 ही हो जाएगा। 1 है ना, क्यों, क्योंकि x की पावर कितनी है 1, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1, x की पावर क्या हो जाएगा 0, और किसी की पावर 0 1 होता है, यानी x का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x क्या बन जाता है, 1 बना देता है। तो इसका आंसर क्या बन गया 1, प्लस 3 को हम साइड में रखेंगे, y का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर y का डिफरेंशियल हम विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या बनाएगा, एक तरीके से ये d/dx ऑफ y, इसे क्या देते हैं हम, dy/dx। और dy/dx का मतलब ये है कि डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन गया, dy/dx। हाँ जी, sin x का डेरिवेटिव, बस sin x का डेरिवेटिव सीधे सीधे क्या हो गया हमारे पास, cos x, और मेरे को निकालना क्या है, dy/dx। तो जब मैं dy/dx का फाइनल आंसर लिखूंगा तो क्या बनेगा, cos x - 2/3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी? हाँ जी, क्लियर है आपको, स्नेहा, आरव, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें जरा भी? नो सर। चलिए, आप थोड़ा सा आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगी, और आप बहुत जल्दी आंसर देते जाएंगे, बहुत जल्दी आंसर आएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, बस थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड, यानी कि बहुत जल्दीबाजी में भी आंसर गलत ना कर दें कहीं। ध्यान रखना, साइन वाई आ गया है ना, साइन वाई आ गया, ध्यान रखना, गलती होती है स्टूडेंट की अगर नहीं ध्यान रखेंगे तो। हाँ जी, क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हर क्वेश्चन नहीं करना है, पूरे एक्सरसाइज का टारगेट यही है। हाँ जी, 2 को रखेंगे साइड में, और x का क्या हो जाएगा 1, 2 × 1 प्लस 3, y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx, मगर थोड़ा सा सावधानी रखें, sin x की जगह sin y करा दिया cos उन्होंने। dy/dx होगा। हाँ जी, बता सकते हैं, चेन रूल लगेगा, पहले साइन का डिफरेंशियल होगा, sin y का क्या होगा, एक तरीके से cos y, मगर ध्यान रखना, अरे हुआ तो यहाँ पर भी था sin x का cos x होने का, तो x का यहाँ भी हुआ था, ऐसा नहीं, यहाँ नहीं हुआ था भाई, sin x का cos x हुआ, मगर x का भी हुआ, मगर x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, तो इसलिए मल्टीप्लाई 1 होने की वजह से आंसर में कोई इफेक्ट नहीं डाला उसने, मगर यहाँ इफेक्ट डालेगा कि sin y का क्या हो गया cos y, मगर y का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या लिखेंगे, इनटू में dy/dx लिखा जाएगा, और इसमें इसकी इंपॉर्टेंस है, मल्टीप्लाई में 1 की और एडिशन में 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, है ना, और यहाँ dy/dx अलग से लिखा जाएगा। बात क्लियर है मेरी? हमें क्या निकालना है, dy/dx। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2, और यहाँ से dy/dx को क्या लिया कॉमन, तो क्या बनेगा, एक तरीके से cos y - 3। तो फाइनल आंसर क्या लिखा जाएगा हमारा, 2/cos y dx 2 में cos y - 3, ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हमारे पास आ चुका है। हाँ, इसने कुछ पूछना तो नहीं है इसमें आपको, कितने आपको क्लियर है, विशेष कुछ पूछना तो नहीं है ना, sin y का cos y तो होगा, मगर y का dy/dx अलग से और लिखा जाएगा, है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं इसलिए, है ना। चलिए, उसके लिए मैं अलग से समझाऊंगा आपको, उसके लिए जैसे आप थे नहीं पिछली क्लास में, ये बना थोड़ा सा हमने बताया था कि y का डिफरेंशियल अगर कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर क्या बनेगा, dy/dx। अगर मैं y का ही डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ तो क्या आंसर बनेगा, 1 बनेगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ 1 बनेगा, अगर मैं x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूँ dx/dy। नहीं, x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये dx/dy बनेगा, तुम dy/dx बोल रहे थे ना, तो dy/dx निकालना, तो जो भी आंसर आएगा ना उसको उल्टा करना पड़ेगा हम, है ना, मतलब जल्दी निकालते बात ये dy/dx ही है, मगर x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y होने की वजह से आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ पर dx/dy लिखा जाएगा, y का विद रिस्पेक्ट टू dy/dx लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे और आप थे नहीं उस दिन। हाँ जी, क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ेंगे, एक बार लिख लीजिए आप इसको, जब आप कहोगे तो मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ थोड़ा सा जगह बना लेते हैं, dy/dx निकालना हमारा टारगेट है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं लिखूंगा यहाँ पर, सेम थे तो समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3,
यहाँ पर है आपका ax प्लस by² इज इक्वल टू cos y। डिस्कस करेंगे आपके संग। कर लिख लिया आपने, तब आगे करा जाए। मतलब मैं चाहूंगा कि दो तरह से लिखा जाए। मतलब एक जब हम कर रहे हैं तो केवल समझने में फोकस किया जाए, फिर आप लिखें। और रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो कभी भी रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो, ग्रुप पे आपको शेयर कर। टारगेट क्या है यहाँ भी, dy/dx निकालना, यानी कि डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। और करें स्टार्ट से आगे। यस चलिए एक बार ये लिख रहे हैं तो पहले इनको 2 मिनट लिखने देते हैं 2 वाले क्वेश्चन को, और फिर आपके संग डिस्कस करेंगे। और आ रहा आपके कोई डिफिकल्टीज हैं तो आपने भेजी है मेरे को अभी क्या नहीं, या किस में से हैं? सर, एग्जाम्पलर में से है सर, मतलब एमसीक्यू ही है। अच्छा चलो मेरे को भेज देना, है ना, क्योंकि आप पे है नहीं, बुक नहीं है ना, तो ओके थोड़ा सा सर, मेरे को अभी फोटो क्लिक करके सेंड कर देना, वो डिस्कस कर लेंगे आप, है ना। ओके। हाँ जी, करा जाए इसको स्टार्ट। जरा सोच के बताना, वो बार बार नहीं लिखना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू तो करना ही है ना। तो एक को रखेंगे साइड में कांस्टेंट होने की वजह से, x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x 1 प्लस b को रखेंगे साइड में y स्क्वायर का 2y हो डिफरेंशियल जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू x। हाँ जी, क्या आएगा इसका आंसर? सर 2y हाँ, dy। पहले y स्क्वायर यानी पावर का होगा 2 इंटू वाई की पावर 2 माइनस 1 क्या हो गया 1। पावर का तो हो गया मगर y का नहीं हुआ अभी तक, और डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, तो y का क्या लिखेंगे dy/dx। ये बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना होगा, है ना। मुश्किल नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है इसमें, क्या बताए ना, मुश्किल नहीं है ये, बहुत ज्यादा, बहुत दिमाग से स्लिप हो जाता है कई बार। cos y का डिफरेंशियल क्या होगा? पहले cos का डिफरेंशियल होगा सर माइनस साइन y, मगर हम कह रहे cos का तो हो गया बट y का नहीं हुआ। y का सर क्या लिखा जाएगा dy/dx। यहाँ पर? dy/dx, है ना। मगर अब dy/dx क्या आ गया? दो जगह आ गया, है ना। उसको एक जगह ले जा करके हम उसको एडजस्ट कर देंगे। अब तो लॉजिक वाइज क्वेश्चन खत्म है, केवल एडजस्टमेंट बचा है। तो a यहाँ से क्या हो गया, मैंने dy/dx को कॉमन ले लिया, यहाँ से क्या हो गया माइनस साइन y, ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2dy, है ना। मैं बस फाइनल आंसर लिखने वाला हूँ dy/dx का। तो जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे dy/dx का, तो ये तो है ही, और नीचे से माइनस कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा साइन y प्लस का कितना हो जाएगा 2by। अगर ये रिप्रेजेंटेशन गलत है, मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगता है इस तरह से लिखने का, इसका सही तरीका लिखने का क्या है, क्या लिखेंगे माइनस से, और नीचे कितना हो जाएगा साइन y प्लस का 2by, है ना। कभी भी देखा होगा आपने, ऐसे नहीं लिखा होगा 1/-2, ऐसे नहीं लिखते हैं ना। क्या करते हैं इसको, या तो -1/2 लिख देते हैं या माइनस ऐसे करते हैं, वो एक ही बात है। ऐसे थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन इसका सही नहीं है, माइनस को हमने ऊपर लिख दिया, यही आंसर देखेंगे। इसलिए यही आंसर है क्या इस क्वेश्चन का, एक बार चेक करेंगे ना थर्ड वाले क्वेश्चन का। यस सर यही है। चलिए मैं अब, जैसे टाइम भी हो चुका है, लगभग 6 बज चुके हैं, है ना, 50-80 हो चुके हैं, तो मैं आपके कुछ डाउट्स हैं इनके, मतलब आगे नहीं करा रहे, इस एक्सरसाइज को आप ट्राई करेंगे, है ना। ये पूरे एक्सरसाइज आप आराम से ट्राई कर सकते हो। और अगर आप देखोगे ना, तो मैंने इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 15 तक के सबके हिंट दे दिया आपको, है ना। एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो हम सारे करेंगे, है ना, जो भी आप होगा सारे करें। तो आप आराम से एक बार पूछ लेते हैं क्योंकि इनका पेपर है। और सर मेरे को ना एक वैसे डाउट भी था कि सर जैसे ट्रिग्नोमेट्री हम कर रहे हैं इनवर्स ट्रिगो में, जी उसमें सर फर्स्ट एक्सरसाइज में हम वैसे नहीं निकालते वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। हाँ, प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं उसमें, और उसका हम ध्यान Yes, रखते sir. हैं कि साइन कोसेक टेन का आंसर -π/2 +π/2 के बीच में आएगा, और कॉस सेक और कॉट का आंसर 0 to π के बीच में आएगा, और जिस पर नॉट डिफाइंड होते हैं उसे हटा देते हैं। शॉर्ट में सर कहूँ, उसमें तो फिर हम सर जैसे कभी कभार हम वो नहीं करते पाई माइनस वो करके, देखिए जैसे देखिए मैं हल्का सा आपको रिवीजन कराऊं, हल्का सा शॉर्ट में रिवीजन कराऊं, तो मैं वो आपको बता देता हूँ कि बाकी टेबल से आपके अच्छे से देख ही लोगे कि जो साइन कोसेक टेन, यहाँ पर क्या है हमारा साइन, फिर इसका उल्टा क्या है कोसेक, और यहाँ पर है टेन। इन तीनों का आंसर क्या लिखते हैं हम -90 से लेकर के +90, और जिसको नॉट डिफाइंड उसे हटा देते हैं। कोसेक 0 पर नॉट डिफाइंड हो जाता है तो -0 हो जाता है, और 10 -90 और +90 दोनों को ही नॉट डिफाइंड होता है तो ओपन इंटरवल लग जाता है। क्या लगे आप नहीं यहाँ सर पर मेरे हम को क्या ये लिखते हैं, पूछना था
हाँ मैं एक जैसे एक सर- एक सेकंड डिवीजन भी हो जाएगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। पहले एक बार बता देता हूँ, फिर आपकी बात पूरा सुनेंगे। कॉस सेक और कॉट, इसका आंसर क्या लिखा जाता है? 0 to पाई इन क्लोज इंटरवल। सेक क्या होता है? 90 पे नॉट डिफाइंड हो जाता है तो -π/2 कर देते हैं, और कॉट 0 और पाई दोनों पर नॉट डिफाइंड होता है तो ओपन इंटरवल लग जाता है। पहले ये बात ध्यान रखना। फिर हमने बताया था कि अगर तीनों के केस में माइनस आता है, साइन इनवर्स माइनस है, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स है, टेन इनवर्स माइनस एक्स है, तो इन तीनों में माइनस क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। तो माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस कोसेक इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। अगर कॉस सेक कॉट में माइनस आता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स है, तो इसे क्या करते हैं? हाँ, इसे क्या बनाते हैं? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। और इतनी ही रूल से पूरी एक्सरसाइज हमारी बड़ी आसानी से खत्म हो गई है ना। पहले आरा बताओ, ये बात याद है कि नहीं आपको? कॉस सेक कॉट में माइनस है तो पाई, और यहाँ पर सिंपल माइनस बाहर है ना। तो पहले तो ये बेसिक रूल्स हैं। अब आप बताओ क्या कहना चाहते हो? हाँ जी, आप बताओ क्या पूछना चाहते हो आप? आपको क्लियर नहीं है ना? हाँ जी आरव, आपको अब कहना चाहेंगे अपनी बात को? मैंने पहले एक बार अपनी सर बात मेरे को ये कंप्लीट। पूछना था कि सर जैसे ना हमारा एक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में सर क्वेश्चन नंबर 5 था। एक सेकंड, और पेज बताएंगे ना कौन सा क्वेश्चन है? सर पेज है 41। 41, एक मिनट निकालना। 41 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं ना। मैं हटा रहा हूँ यहाँ से सारा ये, फिर आप जो यस सर। कहोगे वो डिस्कस कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है बताते जाओ। पेज 41 क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं ना। हाँ, क्या कहते हैं आप? cos इनवर्स -1/2 है ना, माइनस है ना। ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको। cos इनवर्स, पहली बात तो cos से माइनस आ गया, तो ये क्या बनेगा एक तरीके से? पाई माइनस 1/2 है ना। बस पाई यही माइनस, पूछना था कि सर इसमें पाई माइनस क्यों करते हैं ऐसे? वही कह रहा हूँ, ये बेसिक रूल्स हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में लाने के लिए बेसिक रूल्स बना रखे हैं इन्होंने, है ना। अगर दूसरे तरीके से समझाएंगे तो काफी ज्यादा आपको मुश्किल आएगी, है ना। अगर आप दूसरे तरीके से समझेंगे तो काफी ज्यादा आपको थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी अपनी, है ना। मैं कह रहा हूँ क्यों इतनी ज्यादा थिंकिंग डेवलप करो, सीधे सीधे कॉस सेक और कॉट है तो पाई माइनस करके चलो, और साइन को सेक टेन है तो माइनस करके चलो। वरना दूसरा तरीका भी है जिसमें आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, गलती कर सकते हो। बेसिक रूल्स का ध्यान रखो, कभी गलती नहीं होगी आपकी। बात क्लियर है मेरी? एक नंबर का क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा थिंकिंग डेवलप करोगे अपनी तो उसमें दोनों रिस्क हैं, टाइम भी लगेगा और गलती भी होगी, है ना। ये अपने आप प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में बना देगा आंसर को, आपको कभी दिक्कत आएगी नहीं, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से कॉस्ट क्या है? 1/2। कॉस्ट में 1/2 कब होता है हमारा? 60 डिग्री यानी कि π/3, और देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ गया? 2π/3, बस आंसर आ गया। दूसरे तरीके से मैं समझाना नहीं चाहता, कंफ्यूज होगा इसलिए मैं समझाना नहीं चाहता, उसमें आप अननेसेसरी परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं ज्यादा उसके डीप में जाना चाहता। तो साइन को सेक टेन है, माइनस से बाहर निकाल दोगे, कॉस सेक कॉट है, पाई माइनस कर दोगे, अपने आप आंसर प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में अपने आप आ जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर है आपको मेरी बात? यस सर। सर एक चीज और पूछनी थी, जैसे सर हमें क्वेश्चन दिया था कि क्वेश्चन बताओ जरा कौन सा है? सर tan इनवर्स। एक मिनट, पेज नंबर बताओ जरा। सर ये वर्कशीट से है सर ये। अच्छा, वर्कशीट से, फिर तो क्वेश्चन बताना पड़ेगा आपको। क्या Yes, कह रहे थे, ये sir, बताना है ना? सर tan इनवर्स हाँ, tan 9π/8, tan 10 9π/8, 9π/, देखते हैं ना, ये लिख रहा हूँ ना, ये कह रहे हो ना? यस सर, यस सर। ठीक है, तो सर इसका इसे आंसर कैसे देना फिर है। सॉल्व करोगे? यस सर। अच्छा ठीक, तो tan इनवर्स और tan, यानी कि इसका आंसर क्या होता है? -90 से +90, है ना। साइन कोसेक tan का आंसर क्या होता है? -90 से लेके +90, और उस पर भी ओपन इंटरवल। अगर हम ऐसे सॉल्व करेंगे इसे, तो एक बार देखना आंसर कितना आ रहा है? 9 इंटू पाई, पाई का मतलब कितना हो गया? 180 अपॉन कितना हो गया? 8। तो यहाँ से 4 से 2 और 4 चौक 16 और 2 4 5 20, है ना। और यहाँ से और तो कुछ कटेगा नहीं, 9 5 45, 4 9 36 36 और 4 40, यानी कि एंगल क्या हो गया? ज्यादा पहुंच गया, यानी कि आंसर गलत आ जाएगा। और आपने डायरेक्ट आंसर 9/8 लिख दिया तो आंसर गलत बन गया, है ना, गलत हो जाएगा आंसर। तो ये एक तरीके से कैसे प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में कन्वर्ट होगा उस पर ध्यान रखना होगा। 9π/8 को हम क्या लिख सकते हैं? पाई प्लस π/8 हम लिख सकते हैं कि नहीं? ये अल्टीमेटली एलसीएम लेने के बाद 9/8 मतलब 8π + पाई 9π/8 बन जाएगा। tan 180 + थीटा,
tan 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस टेन Tan- थीटा। ओ सॉरी tan 180 प्लस थीटा यानी कि अपने tan- क्वाड्रेंट में हो गया ना, tan थीटा हो जाएगा। सही कह रहे हो, क्या हो जाएगा tan π/8। बात क्लियर है मेरी? नहीं, क्योंकि 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन चेंज हो गया, क्या बन गया tan इनवर्स इंटू tan π/8। tan इनवर्स से tan खत्म, आंसर क्या हो गया π/8, और ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में ही है, ये इसका सही आंसर है। बात क्लियर है मेरी आपको? तो सर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये एंगल कितना आ बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं कह रहा हूँ। ये फिर तो क्वेश्चन मतलब अगर सपोज करो डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो फिर तो कोई बात ही नहीं थी। यही प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज, इसलिए समझाते हैं हम सारा कि आपको आंसर प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज में ही लिखना है, और उसके लिए आपको बेसिक रूल्स अपने 11th के भी यूज करने होंगे। कि मैंने देखा है ये तो एंगल बड़ा बन गया, अब मेरे दिमाग में लगाया कि इसको कैसे कन्वर्ट करें। मैंने कहा पाई का देखो लॉजिक हमें पता कितने होते हैं, केवल π/2 पाई, और ये हमारे पास क्या होता है 270, 3π/2 और ये 360, इसी के बेसिक रूल्स पता होते हैं। तो मैंने पाई की हेल्प से इसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, पाई प्लस π/8। कुछ और करता तो मेरे पास बेसिक रूल नहीं था। अब ये मत सोचना कि इसके कुछ और कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, मगर बेसिक रूल तो हमारे पास 180, 90, 270, 360 की होती है ना 11th का, अगर ध्यान हो। और अब ये सोचा कि tan 180 प्लस थीटा किसमें गया थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि tan 180 प्लस थीटा tan थीटा tan इनवर्स tan थीटा, आंसर आ गया। हाँ, ये क्लियर है आपको मेरी बात? आ रहा है आपको ये लॉजिक? यस सर। सर एक क्वेश्चन और था इसी। चलिए और बताइए। सर यही था सर, tan इनवर्स ही था, तो सर ब्रैकेट में एक मिनट में लिख लेता हूँ, क्योंकि बुक का है तो अलग बात है, नहीं तो लिखना पड़ेगा पहले क्वेश्चन, तब सुनाऊंगा आपको। tan इनवर्स सर tan π/6। 5π/6 है ना, ये कह रहे हैं। पहले तो देखिए कि आंसर क्या बनेगा इसका। 5 इंटू π/6 कितना होगा 30, यानी कितना होगा 150 डिग्री, यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज से बाहर चला गया है ना। हाँ जी, क्या करेंगे tan इनवर्स 150 डिग्री को क्या मैं 180 माइनस 30 लिख सकता हूँ कि नहीं? 150 डिग्री तो है। अब यहाँ से क्या हो गया tan इनवर्स tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो ये क्या हो गया माइनस का tan कितना हो गया 30 डिग्री। आप क्या करेंगे tan इनवर्स माइनस, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। अब क्वेश्चन ये बन गया एक तरीके से, है ना, क्वेश्चन हमारे पास ये आ चुका है। अब tan में क्या आ गया नेगेटिव, नेगेटिव साइन को tan में क्या आता है माइनस बाहर, यानी क्या लिखूंगा इसे माइनस का tan इनवर्स 1/√3। tan में वैल्यू 1/√3 कब होती है 30 डिग्री पर, 30 का मतलब क्या हो गया π/6, और माइनस π/6 माइनस 90 प्लस 90 के बीच में होता है। ये आंसर बिल्कुल सही है। हाँ जी, क्लियर है आराम आपको मेरी बात? ये सर तो सर मेरे को चलो, सर एक क्वेश्चन हुआ था सर, हाँ कब बोलो। पाई से माइनस करना होता है। एक मिनट, थोड़ी आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही थी, मैं सुन नहीं पाया, दोबारा बताओ जरा एक बार क्या कहते हैं। सर मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कब पाई से ऐड करना होता है और कब पाई से सब्ट्रैक्ट करना होता है। वो तो आप कुछ भी कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, बेसिक रूल कभी फेल नहीं होंगे। आप नहीं मैंने सर, देखा जैसे 150 डिग्री है, अब 180 प्लस करके क्या बनेगा मेरे को बात सोचो ना, 180 प्लस करके मैं आंसर कैसे लेके आऊंगा? 150 डिग्री है तो 180 माइनस ही तो करूंगा। तो सर बेसिकली हमें ये tan के उसमें हमें -90 से +90 के बीच में लाना है। बस बस बस, फाइनल जो जैसे आंसर आएगा वो -90 से +90 के बीच में ही आएगा। ये एंगल आप देख लो कहीं जाता है, अब इसको कैसे ब्रेक करो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है ना। अगर सपोज करो बहुत बड़ा एंगल है तो उसमें 360 में वैसे निकालते चले जाते हैं, है ना। अब फिर देखते हैं कि किसके नजदीक है 150 सीधी जाते हैं, या तो 90 का लॉजिक होगा, या मगर 90 के लॉजिक को हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते, वो 10 क्वाड में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम आएगी यहाँ tan इनवर्स से यहाँ कॉट आ गया, फिर एक अननेसेसरी आपके लिए समस्या खड़ी होगी, मतलब फिर एक स्टेप आपको और उठाना पड़ेगा। तो मैं क्या इस्तेमाल करता हूँ हमेशा लॉजिक 180 और 360 का इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए क्योंकि आपको पता होगा 90 और 270 के केस में साइन कॉस में, कॉस साइन में 10 कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ tan इनवर्स से यहाँ कॉट आ गया, फिर आपको अननेसेसरी एक मुश्किल होगी। तो इसलिए 180 का और 360 का ही लॉजिक ज्यादा इस्तेमाल करें, कभी दिक्कत नहीं आएगी आप। सर बस एक आखिरी क्वेश्चन था सर, वो फोटो भेज रहा हूँ बस आपको। चलो भेजो 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 भेजो। हाँ, ये बाकी मैं यहाँ से हटा देता हूँ सारा, फोटो आपका दिखता हूँ मैं जो भी है।
आपका फोटो आ गया है और मैं देखता हूँ। सर अभी भेज रहा हूँ सर, उसमें फिगर भी दो। ये तो एलपीपी सर का ये क्वेश्चन है। LPP का है। यस सर, यस सर। एलपीपी के क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं, एक बार हटाने पड़ेगा। सर ये MCQ ही है। अच्छा ठीक ठीक। एक मिनट सर, बस भी। ये कह रहे हैं द फिजिबल रीजन फॉर एलपीपी एज शोन इन द फिगर, है ना, और एफ इज इक्वल टू कितना है, एफ इज इक्वल टू है 3x - 4y बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन और मैक्सिमम वैल्यू इसकी निकलवा रहे हैं, है ना, हमसे वैल्यू निकलवा रहे हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और इसके लिए हमें एक फिगर दे रखी है ना, फिगर दे रखी है। हाँ कोई नहीं, दिखाई तो पड़ रहा है, देख लो एक बार जरा। सर थोड़ा आपकी कोई zoom करके भेजो क्या? हाँ ठीक ठीक। हाँ जी क्या कह रहे थे आप? सर थोड़ा जूम करके भेजो फोटो। नहीं कोई नहीं, मैं देखता हूँ एक बार जरा, है ना, देखता हूँ दोबारा। फिगर है इसकी, ये एक बार पॉइंट जरा बोलते हैं ना, क्या है 060 है ना? सर 0,4 है एक तो। हाँ नहीं कोई नहीं, बुक तो नहीं है, कुछ अलग ही है इनका कहीं। यहाँ पर है 0,4, यहाँ सर से फिर है 6,0 और फिर ऊपर वाला पॉइंट कौन सा है? 12,6। 12,6। यस सर। 12,6 कैसे लग रहा है? ये तो लाइन पैरेलल है। अब पैरेलल लाइन है तो 12 तो एक्स की टर्म तो यहाँ आगे आगे होगी कहीं, बात समझना ना, ये फिगर ही थोड़ा कंफ्यूज कर रही है। फिर 12,6 कैसे हो सकता है? क्योंकि जब ये लाइन बिल्कुल सीधे ऊपर सीधे चल रही है Yes, तो एक्स sir. की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है? यहाँ पर 12,6 कैसे लिख सकता हूँ? तो सर शायद लॉजिकली 6,12 लिखना चाह रहे हो। हाँ कुछ गड़बड़ होगा, सही कह रहे हो। ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है, ये क्वेश्चन ही गड़बड़ है भाई। एक्स की वैल्यू 12 तो यहाँ पे होगी ना, तो 12,6 कैसे लिख देंगे? तो ये यहाँ 6,12 ही होगा, है ना? एक सर क्वेश्चन 32 भी भेजा है मैंने उस फोल्डर में, एक बार आप ठीक उसका ठीक, आंसर ओके जी, बता ओके, सकते हैं? वेलकम जी। एक काम करो अब आरव, आप मेरे को ना जो भी क्वेश्चन है मेरे को भेज दो, है ना। मैं 12,6, ये खुद तो फिगर ही गलत लग रही है, इसमें देखनी पड़ेगी नहीं मेरे सर, को। एक और है सर इसके नीचे क्वेश्चन 32 सर, बस एक उसमें डाउट था। 32 ये कह रहे हैं कॉर्नर पॉइंट ऑफ द फिजिबल रीजन दिस, है ना, और z इज इक्वल टू f इक्वल टू है। चलिए मैं ये तो खुद देखना पड़ेगा, इसमें तो मुझे लग रहा है कि लॉजिकली कुछ गलत लग रहा है मेरे को, है ना। 6,12 तो हो सकता है, 12,6 तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कैसे बन सकता है। चलिए आप 32 कह रहे हो ना? यस सर। ये कह रहे हैं पॉइंट जो है हमारे पास वो है 0,2, फिर कितने हैं 3,0, फिर है 6,0 और फिर है 6,8 और एंड 0,5, 0,5 है। और जो एफ हमें दे रखा है वो वैल्यू दे रखी है हमारे पास 4x + 6y, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू पूछ रहे हैं, मिनिमम वैल्यू देखो 1 पॉइंट पे आ रही है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मिनिमम वैल्यू हम 0,2 पे लगाएंगे, यानी कि 0 और 2 लगाएंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 12, सर 0,2 और 3,0 तो सर सेम ही आ गया, और यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 12, है ना। 2 पॉइंट पर सेम आ रही है। देखो इसका जो आंसर है वो लिखा जाएगा डी वाला पॉइंट, इसका आंसर लिखा जाएगा डी वाला पॉइंट, है ना। जब 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही होती है तो उस पॉइंट के, उस लाइन के जितने भी पॉइंट्स होते हैं सब पर वैल्यू सेम कंसीडर होती है, यानी सेम वैल्यू आती है। तो इसका डी पॉइंट लिखा जाएगा एनी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 0,2 एंड 3,0, 2 पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही होती है। सपोज करो ये 0,2 है, ये 3,0 है, तो इस पॉइंट पे जितने भी पॉइंट्स, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पर वैल्यू क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। इसका डी वाला पार्ट लिखा जाएगा। ओके सर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलिए वो क्वेश्चन मैं देख लूंगा, जो फिगर में हल्का सा कंफ्यूजन है तो रात को जब फ्री सर होगा एग्जांपल का ये सही है ना, एक बार चेक कर लूंगा, है ना, इसे चेक करें। बाकी मुझे लग रहा है कुछ गलती है इसमें, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वो 6 है और Yes, ब्लैंक sir, पैरेलल yes, है, ऐसे कैसे पॉसिबल है ना। चलिए मिलते हैं फिर आपसे, है ना। Thank you, sir. ओके ओके जी।